हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वुयिंग वांगजी और वेनचिंग के पास रेस्टोरेंट में ही पहुंच गया था। वेनचिंग उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं यहाँ कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए आया हुआ था। वेनचिंग कहती है, तुम और तुम्हारी फालतू कुकिंग। वुयिंग कहता है, तुम्हें मेरे हाथ का फूड इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। वेनचिंग वांगजी से कहती है, मिस्टर लैन, क्या आप कुक कर सकते हैं? तभी सिजुई कहता है, बहुत अच्छे से, डैड हमेशा मेरे लिए बहुत हेल्दी खाना बनाते हैं। वेनचिंग कहती है, हेल्दी फूड, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर लन, आपको वुयिंग के लिए भी खाना बनाना चाहिए। वुयिंग वेनचिंग से कहता है, ये क्या बोल रही हो? वांगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सिजुई कहता है, टीचर वे, आपको डिनर पर हमारे घर जरूर आना चाहिए, डैड सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तभी जिंगी कहता है, वीकेंड पर तो आप बिजी नहीं होंगे ना, आप कल ही आ जाओ। वुयिंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लन, आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके घर आऊं, है ना? मैं आपको डिस्टर्ब ही करूंगा, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं। वांगजी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। वेनचिंग कहती है, एक डिनर की ही तो बात है, क्यों इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो? वुयिंग कहता है, ठीक है मिस्टर लन, अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्री फूड को कैसे मना कर सकता हूँ। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। वांगजी वुयिंग को उसके अपार्टमेंट छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वुयिंग उससे कहता है, लंजा, तुम्हें मेरे लिए कल कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते तो। वेनचिंग तो बस ऐसे ही कुछ भी कहती रहती है। वांगजी कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ। वुयिंग कहता है, लंजा, मैं बस तुम पर कोई बर्डन नहीं बनना चाहता, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, तुम ऑलरेडी मुझे इतनी लिफ्ट दे चुके हो और अब मेरे लिए डिनर भी कुक कर रहे हो, तुम्हें ज़रूर लग रहा होगा कि मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता। वांगजी अचानक से ड्राइविंग करना बंद कर देता है और उससे कहता है, तुम कभी भी मेरे लिए बर्डन नहीं हो। वुयिंग अचानक से बहुत हार्ट वार्मिंग फील कर रहा था और वो वांगजी से कहता है, लंजा, ट्रैफिक लाइट्स पर ध्यान दो। तभी वांगजी फिर से ड्राइविंग करना शुरू कर देता है और वो वुयिंग से फिर कहता है, तुम बर्डन नहीं हो। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पर डिनर के लिए ज़रूर आऊँगा। बस आने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कोई पेट डॉग तो नहीं है ना? वांगजी कहता है, नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वुयिंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस हमेशा से ही डॉग से एलर्जी है। वांगजी मुस्कुराने लगता है। उसे आज भी अच्छे से याद था कि वुयिंग को डॉग से फोबिया था। वांगजी उससे कहता है, चिंता मत करो, मेरे घर पे कोई डॉग नहीं है। वुयिंग कहता है, ठीक है फिर कल तुम्हारे घर मिलते हैं, मुझे अपना एड्रेस दे देना, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। वुयिंग कहता है, वाओ लंजा, मुझे हमेशा लिफ्ट देते हो, कल फ्री फूड पर इनवाइट कर रहे हो, तुम मुझे बहुत बिगाड़ रहे हो। वांगजी मुस्कुराने लगता है। वुयिंग को ड्रॉप करने के बाद सिजुई और जिंगी जो कार में पीछे ही बैठे हुए थे और उन दोनों पर जैसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वुयिंग के जाने के बाद जिंगी कहता है, इसका मतलब आप दोनों अब डेटिंग कर रहे हैं ना? सिजुई तुरंत दोनों का मुंह बंद करा देता है। वांगजी उन दोनों को ही इग्नोर करता है। दूसरी तरफ शिशान अपनी लाइब्रेरी में था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, जेंगशा उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, तो तुम यहाँ हो क्रिमिनल? जेंगशा के साथ जिनलिंग भी था। शिचान को नहीं पता था कि जेंगशा अपने साथ जिनलिंग को क्यों लेकर आया है। शिचान फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफिसर, मेरा एक नाम है। जेंगशा कहता है, और तुम्हारे पास एक तलवार भी है। वो तलवार कहाँ है? मुझे पता है, तुमने ही उसे वापस चुराया है। शिचान कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है मेरी तलवार किसी ने ले ली है? जेंगशा कहता है, हाँ, और वो तुम ही हो। शिचान फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफिसर, आप मेरे अपार्टमेंट को अच्छे से चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैंने वो तलवार ली है। जेंगशा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो शिचान के अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ उसे तलवार तो नहीं दिखी थी, पर काफ़ी सारे बोज और एरोज थे जो डिस्प्ले वॉल पर ही थे। जेंगशा उससे कहता है, तो तुम्हारे पास और भी हथियार हैं? शिचान कहता है, ऑफिसर, ये बस डिस्प्ले के लिए हैं। तभी जिनलिंग कुकीज़ से भरी हुई एक प्लेट रखी हुई देखता है। उसे बहुत भूख लग रही थी तो वो कुकीज़ खाने लगता है। जेंगशा उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो जिनलिंग? एक क्रिमिनल के हाथ की कुकीज़ खा रहे हो। और वो जिनलिंग का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जिनलिंग कहता है, अंकल, लेकिन ये कुकीज़ बहुत टेस्टी हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे डिनर के लिए ले जाएंगे, पर आप मुझे यहाँ ले आए। शिचान स्माइल करते हुए कहता है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ऑफिसर, आप चाहें तो आप भी कुकीज़ खा सकते हैं।
जेंगशा उससे कहता है बिल्कुल नहीं, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ये मैटर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। शिचैन फिर मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल ऑफिसर, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। शिचैन वो सारा मैस ठीक करके जो जेंगशा ने उसके अपार्टमेंट का बना दिया था वापस लाइब्रेरी लौट ही रहा होता है कि तभी वो कुछ बच्चों के लड़ने की आवाज़ सुनता है। वो कुछ स्टूडेंट्स थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसकी नज़र वहाँ जाती है तो वो जिनलिंग को देखता है। कुछ बच्चे जिनलिंग पर अटैक कर रहे थे। जिनलिंग ऑलरेडी फ्लोर पर गिर चुका था। शिचैन जानबूझकर जोर से कहता है ऑफिसर जियांग को अगर पता चला कि उनके नेफ्यू पर इस तरह लड़के अटैक कर रहे हैं तो वो तो इन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। वो सारे स्टूडेंट्स ये सुनते ही भाग जाते हैं। शिचैन तुरंत जिनलिंग के पास आता है और उससे कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिनलिंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम क्रिमिनल हो, मुझसे दूर रहो। शिचैन कहता है तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, मेरे साथ लाइब्रेरी चलो, मैं तुम्हारी इंजरीज को ट्रीट कर देता हूँ। जिनलिंग कुछ नहीं कहता लेकिन शिचैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में ऑलरेडी सिजुई वहाँ था। जिनलिंग को ऐसी हालत में देखते ही वो तुरंत उसके पास आकर कहता है जिनलिंग तुम्हें क्या हुआ? शिचैन उसे बताता है कुछ बच्चे उसके साथ लड़ रहे थे। सिजुई कहता है वो ज़रूर हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। शिचैन जिनलिंग की इंजरीज को ट्रीट करता है और उससे कहता है तुम चाहो तो सिजुई के साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हो, मैं कस्टमर्स को देखता हूँ। जिनलिंग सिजुई को देखकर मुंह बनाने लगता है और शिचैन से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इसके साथ बैठना चाहूँगा? शिचैन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिनलिंग पूरे दिन उस दिन लाइब्रेरी में रुका था, बल्कि उसने सिजुई की मदद भी की थी। शिचैन उन दोनों को साथ देखकर कहता है जिनलिंग अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हें भी पेमेंट दूंगा। जिनलिंग मुंह बनाते हुए कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, मेरी फैमिली बहुत रिच है, मैं बस आज के लिए रुका था क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं था और मैं अंकल से डांट नहीं खाना चाहता था। सिजुई जिनलिंग से कहता है अगर तुम चाहो तो हर वीकेंड आ सकते हो, मैं यहाँ हर वीकेंड पर होता हूँ। जिनलिंग अचानक से ब्लश करने लगता है। अब शिचैन जिनलिंग से कहता है मैं तुम्हें ऑफिसर जियांग के अपार्टमेंट्स में छोड़ देता हूँ। जिनलिंग कहता है ठीक है। तभी वो सिजुई से कहता है सिजुई क्या मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूँ? सिजुई कहता है नहीं अंकल, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगा, आज डैड ने टीचर वे को डिनर पर इनवाइट किया है, मैं उन दोनों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता। जिनलिंग शॉक्ड होते हुए कहता है तुम्हारे डैड ने टीचर वे को डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन क्यों? सिजुई कहता है मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिनलिंग मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हारे डैड का टेस्ट सच में बहुत ख़राब है। शिचैन जिनलिंग को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है और वो सिजुई को अपने साथ ले आता है। वो सिजुई के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। जेंगशा वहाँ आ गया था। शिचैन उसे देखकर कहता है ऑफिसर क्या आप आज फिर से मेरे घर को सर्च करने वाले हैं? जेंगशा उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आया हूँ। शिचैन थोड़ा शॉक दिखता है तो जेंगशा कहता है जिनलिंग ने मुझे सब कुछ बताया, कल जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरे पास एक सर्च वारंट भी नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट का क्या हाल कर दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शिचैन अपने अपार्टमेंट की तरफ देखता है। वैसे तो उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जेंगशा को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। शिचैन उससे कहता है वैसे आज मेरा नेफ्यू भी मेरे साथ है, अगर आप चाहें तो आप भी अपने नेफ्यू को बुला सकते हैं। जिनलिंग और सिजुई पहले से फ्रेंड्स हैं, वो भी आपस में बातें कर लेंगे। जेंगशा तुरंत जिनलिंग को भी वहाँ बुला लेता है। शिचैन सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। सिजुई और जिनलिंग टीवी देख रहे थे। तभी शिचैन जेंगशा से कहता है ऑफिसर आपको मुझसे मेरा नाम पूछ लेना चाहिए, वरना आप मुझे क्रिमिनल ही बुलाते रहेंगे। शिचैन कहता है तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन इतना गलत था तो मैं क्या करता, तुम्हारा नाम क्या है? शिचैन उसे अपना नाम बता देता है। जेंगशा भी उसे अपना नाम बता देता है। कुछ समय बाद जेंगशा फिर शिचैन से कहता है मुझे अभी भी लगता है कि वो तलवार तुम्हारे पास ही है। शिचैन एक गहरी सांस लेता है और कहता है आपको जो सोचना है वो सोचिए ऑफिसर। दूसरी तरफ जैसे जैसे रात का समय आ रहा था वोइंग बहुत बेचैन होता जा रहा था। वो वेंचिंग को फ़ोन करता है। वेंचिंग उसे गुस्से में कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम जाने के लिए श्योर नहीं हो? जब मिस्टर लान ने तुमसे डिनर के लिए पूछा था तुम टमाटो की तरह रेड हो गए थे, जबकि तुम ब्लश करने वालों में से नहीं हो। ऐसा नहीं था कि वोइंग को लंजा पसंद नहीं था। लंजा एक बहुत अच्छा इंसान था और बोनस की बात तो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वोइंग को वांग जी के आसपास होना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो ये बात एडमिट नहीं करना चाहता था। वो वेंचिंग से कहता है वेंचिंग वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इससे आगे और कुछ नहीं चाहता।
मैं उसे कोई होप नहीं देना चाहता, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वेंचिंग उससे कहती है कम से कम उसे एक मौका तो दो और देखो कि आज रात की तुम्हारी डिनर डेट कैसी जाती है। जो भी कुछ पास्ट में हुआ सब कुछ भूल जाओ और आज की रात को एंजॉय करो। और तुमने खुद कहा ना कि वो एक अच्छा इंसान है। विंग एकदम साइलेंट हो गया था। वो मन में सोच रहा था कि अगर वो सच में बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा कि मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही एंजॉय करने लगा। वेंचिंग उससे कहती है आज रात के बाद अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम उसके साथ और कुछ नहीं चाहते तो मैं आगे तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। अगर कल भी तुम मुझसे कहते हो कि तुम उनके साथ कुछ नहीं रखना चाहते तो मैं उन्हें आनिंग से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तभी वुयिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांगजी ने उसे मैसेज किया था। वो ऑलरेडी वुयिंग के घर के बाहर आ चुका था। वुयिंग वेंचिंग से कहता है वो आ चुका है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना होगा। वेंचिंग उससे कहती है मज़े करना और कल मुझे ज़रूर बताना कि सब कुछ कैसा रहा। वुयिंग बाहर जाने से पहले खुद को मिरर में चेक करता है। उसने ब्लैक कलर का टर्टल नेक जंपर पहना हुआ था और नीचे जीन्स पहनी हुई थी, वो भी ब्लैक कलर की थी। वो सोचने लगता है क्या मुझे थोड़े और कलर्स ऐड करने चाहिए थे। लंचा हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहता है, क्या उसे ब्लैक कलर अच्छा लगेगा? क्या मुझे अपना हेयर टाई कर लेना चाहिए या फिर लूज़ छोड़ना चाहिए? पर वो सडनली खुद से कहता है ये सब मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मुझे ये सब से क्या फ़र्क पड़ता है। वुयिंग तुरंत अपना कोट पकड़ता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांगजी अपनी वाइट कार के बाहर खड़ा था और वुयिंग का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी ने कोट भी नहीं पहना हुआ था। वुयिंग सोचने लगता है क्या उसे ठंड नहीं लग रही है। वांगजी ड्राइव कर रहा था और वुयिंग बार बार मन में सोच रहा था मुझे वेंचिंग की बातों पर ध्यान देना है, आज रात सिर्फ एंजॉय करना है। कुछ समय बाद वो वांगजी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वुयिंग तो बस देखता ही रह जाता है। वांगजी का घर बहुत सुंदर था और उसने बिल्कुल क्लीन रखा हुआ था। वुयिंग ने यही एक्सपेक्ट किया था। फ्लोर भी इतना क्लीन था कि वुयिंग को शूज़ पहनकर आना वहाँ बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था मुझे अपने क्लीन वाले शूज़ पहनकर आने चाहिए थे। वांगजी का घर बहुत बड़ा था और काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा था। वुयिंग को वहाँ से सैंडलवुड की स्ट्रॉन्ग खुशबू भी आ रही थी। वो वांगजी से कहता है केवल तुम और सुजुई इस घर में रहते हो? वांगजी कहता है हाँ, लेकिन सिजुई अभी यहाँ नहीं है। वुयिंग पूछता है वो कहाँ है? वांगजी कहता है वो मेरे ब्रदर के साथ है। वुयिंग मन में सोचने लगता है इसका मतलब मैं इस बड़े से घर में लंचा के साथ अकेला हूँ। और वो खुद से कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ डिनर पर आया हुआ हूँ। हम साथ में खाना खाएंगे और बातें करेंगे और कुछ नहीं। वो वांगजी से कहता है तो लंजा, तुमने मेरे लिए डिनर में क्या बनाया है? तुम्हारे डिनर की वजह से आज मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी उससे कहता है मैं अभी टेबल लगाता हूँ। वुयिंग कहता है मुझे भी मदद करने दो, तुम्हारी प्लेट्स और चॉपस्टिक्स कहाँ हैं? वांगजी उसे किचन की तरफ इशारा कर देता है। वुयिंग जब अंदर जाता है तो वहाँ काफ़ी सारा सूप, वेजिटेबल्स, बीफ, टोफू, कॉन्गी ये सब कुछ रखा हुआ था। एक दूसरे बाउल में क्रिस्पी चिकन भी रखा हुआ था। वुयिंग सोचने लगता है क्या लंजा किसी आर्मी को खिलाने वाला है? वुयिंग कहता है वाओ लंजा, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही खाना बना लिया है। वांगजी कहता है तुमने कहा ना कि तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। वुयिंग कहता है हाँ, लेकिन मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। वैसे तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है क्योंकि मुझे तो लगा था तुम बस मुझे सैलड ही खाने को दोगे। वुयिंग की नज़र सीधा स्पाइसी चिकन पर जाती है। वो उसे खाने लगता है और वांगजी से कहता है वाओ लंजा, ये बहुत स्पाइसी है, बिल्कुल मेरा फेवरेट। क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? वांगजी कहता है हाँ। वांगजी ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन वुयिंग नोटिस करता है कि वांगजी ने टेबल पर रखे हुए मीट को टच भी नहीं किया था। वो बस वेजिटेबल्स या टोफू ही खा रहा था। वुयिंग कहता है तुम और सिजुई लंदन से आए हो ना? तुम लंदन में क्या करते थे? वहाँ भी म्यूज़िक टीचर थे? वांगजी कहता है नहीं, मैं वहाँ एक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री टीचर था। अब वुयिंग उससे पूछता है तुमने सिजुई को अडॉप्ट क्यों किया था? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बता सकते हो। वांगजी उससे कहता है जब वो 5 साल का था तो वो मुझे सड़क पर मिला था, उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वुयिंग के हाथ से जैसे चॉपस्टिक गिर जाती है और वो वांगजी से कहता है पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सिजुई को पता है कि तुम उसके रियल डैड नहीं हो? वांगजी कहता है हाँ। वुयिंग कहता है वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, तुमने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। और वो वांगजी को एक जेन्युइन स्माइल देता है। अब वांगजी उससे पूछता है तुमने कहा था कि तुम युनमक से हो? वुयिंग कहता है हाँ, मैं युनमक से ही था, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गया।
मैं कुछ समय के लिए अमेरिका में भी रहा था, लेकिन वहाँ मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा, इसलिए मैं वापस यहाँ आ गया। उसने ये आधा सच बताया था। वो अमेरिका ज़रूर गया था, लेकिन अपनी शिजे यानली को देखने के लिए, जो अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब वांगजी उससे पूछता है अपने बारे में और बताओ। विंग कहता है मेरे बारे में, मेरा बर्थडे हैलोवीन में आता है, मैं 33 इयर्स ओल्ड हूँ और मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, बस और कुछ स्पेशल मेरे बारे में नहीं है। वांगजी तुरंत उससे कहता है गलत। विंग तुरंत उससे नज़रें चुरा लेता है और सोचने लगता है उसे कैसे पता चला और वो मेरे बारे में जानने के लिए इतना ईगर क्यों है। और वो वांगजी से कहता है लंजा, मुझे अपने रियल पेरेंट्स ठीक से याद भी नहीं हैं। वांगजी कहता है क्यों? विंग कहता है हमारे घर पर एक हमला हुआ था, मेरे पेरेंट्स उसमें मारे गए थे। वांगजी कहता है मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है जैसा कि मैंने कहा मुझे वो ठीक से याद भी नहीं है, तो मुझे हर्ट नहीं होता लंजा, लेकिन मुझे जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हंसते हुए कहता है लंजा, तुम कह सकते हो कि मैं एक कर्स्ड चाइल्ड हूँ। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं। विंग सोचने लगता है लंजा बस मेरे साथ पोलाइट हो रहा है। अगर उसे पता चला कि पास्ट में मैंने क्या किया था, तो क्या फिर भी वो मेरे साथ डिनर करेगा, मुझसे इस तरह बात करेगा? वो ये सोचते सोचते वांगजी से कहता है तुम अपने बारे में बताओ लंजा, तुम्हारी एज क्या है? वांगजी सोच में पड़ जाता है। 1 मिनट बीत गया था, फिर भी वो आंसर नहीं कर पाया था। विंग उससे कहता है तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुम अपनी एज भूल गए हो? वांगजी उससे कहता है मेरी एज 33 या 35 है। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है लंजा, तुम इतने भी ओल्ड नहीं हो कि अपनी एज ही भूल जाओ, तुम बिल्कुल सिली हो। अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। वांगजी कहता है हमारे पेरेंट्स बहुत टाइम पहले ही मर चुके हैं। हमारे एक अंकल हैं जो जिंगी के ग्रैंडफादर हैं। विंग कहता है तुम्हारा एक भाई है ना, क्या तुम दोनों ट्विंस हो, बिल्कुल एक जैसे दिखते हो? वांगजी कहता है नहीं, ब्रदर मुझसे 3 साल बड़े हैं। विंग चिकन का लास्ट पीस भी खा लेता है। वो वांगजी के साथ टेबल को क्लीन करने में मदद करता है। वांगजी ऑलरेडी सारी प्लेट्स को सिंक में ले जाने लगा था और उन्हें वॉश करने लगा था। तभी विंग उसके पास आकर कहता है लंजा, मुझे भी वॉश करने दो, कम से कम मैं ये तो कर सकता हूँ। वांगजी कुछ नहीं कहता, बस विंग को भी खड़े होने के लिए जगह बना देता है। विंग भी उसके पास आता है और दोनों साथ में मिलकर डिशेस को वॉश करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। कभी कभी विंग की एल्बो वांगजी से टच हो रही थी। विंग मन में सोच रहा था क्या ये कोई रोम कॉम मूवी चल रही है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा कपल्स करते हैं। अब सिंक में लास्ट प्लेट बची थी। वांगजी और विंग दोनों ही उस प्लेट को उठाने वाले होते हैं और फिर से उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। विंग तुरंत अपना हाथ हटाता है जैसे उसका हाथ बर्न हो रहा हो और वो वांगजी से कहता है सॉरी लंजा। उसके चीक्स बुरी तरह ब्लश कर रहे थे। वांगजी उससे कहता है कोई बात नहीं और वो लास्ट प्लेट को भी वॉश कर देता है। विंग अपने फ़ोन की तरफ चेक करता है। ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था। वो सोचने लगता है अब मुझे जाना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आया था, इसके बाद का हमारा कोई प्लान नहीं था। लंजा थक गया होगा, वो अब रेस्ट करना चाहता होगा। तभी विंग नोटिस करता है कि उसके पैर के पास एक क्यूट सा बनी आ गया था। विंग को वो बहुत क्यूट लगता है। विंग उस बनी रैबिट को गोद में उठाने ही वाला होता है कि वो बनी वहाँ से भाग जाता है। विंग उसे फॉलो करता है। वो बनी उसे एक और रूम में लेकर आता है। जैसे ही विंग उस रूम में जाता है, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थीं। वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ही क्यूट से बनीज थे। ऐसा लग रहा था कि वो रूम सिर्फ रैबिट्स के लिए ही बनवाया गया हो। विंग काउंट करने लगता है कि वहाँ पर कितने रैबिट्स हैं। वहाँ 3 वाइट बनीज थे और 3 ब्लैक बनीज थे। विंग तुरंत वांगजी की तरफ मुड़ता है, जो विंग को फॉलो करते हुए उस रूम में आ गया था। तभी वांगजी के पास एक ब्लैक बनी आ जाता है। वांगजी तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और उसे सहलाने लगता है। विंग सोचने लगता है ये कितना क्यूट है। विंग उससे कहता है लंजा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतने सारे रैबिट्स हैं। तभी विंग की नज़र उस रूम में रखे हुए ब्लैक पियानो पर जाती है। विंग सोचने लगता है इसी पियानो के ज़रिए वो जिंगी को लाइसेंस देता होगा। लेकिन वहाँ सिर्फ पियानो ही नहीं था, वहाँ एक फ्लूट रखी थी और एक ग्यूचिन भी था। विंग वांगजी से कहता है लंजा, तुम ग्यूचिन प्ले कर लेते हो, क्या तुम मेरे लिए इसे प्ले करोगे? वांगजी हाँ कर देता है
और वो ग्यूचिन प्ले करने के लिए बैठ जाता है। वांग जी वही सॉन्ग प्ले कर रहा था जो उस रात उसने वुयिंग को सुनाया था। वुयिंग वांग जी को बस ऐसे ही ग्यूचिन प्ले करते हुए देखे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे रूम बिल्कुल अलग दिखने लगता है। उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे अचानक से उसे फीवर हो रहा हो। म्यूजिक रूम गायब हो चुका था। सामने वांग जी अपनी शर्ट और जीन्स में नहीं था, बल्कि वाइट कलर के रोब्स में था और उसके फोरहेड पर रिबन बंधा हुआ था। वुयिंग को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वांग जी उसे आवाज़ देता है, वुयिंग। वुयिंग जैसे ही अपनी पलकें झपकाता है, म्यूजिक रूम फिर से वापस आ गया था और वांग जी अपनी ब्लू शर्ट और जीन्स में था। अब वुयिंग उससे अपनी कप कपाती हुई आवाज़ में पूछ ही लेता है, लंजा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? वांग जी अचानक से म्यूज़िक प्ले करना बंद कर देता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो वुयिंग और वांग जी के डिनर डेट को कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।